ये 12 साल रिजवाना हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई है। ये तस्वीर जब मेरे सामने से गुजरी तो मैंने फौरी तौर पर इसको स्क्रॉल कर दिया। मुझसे नहीं देखी जा रही थी, उसकी आंखें खुल नहीं पा रही हैं। उसका चेहरा जख्मी है, उसके सर पर रिपोर्टेडली 14 निशानात मौजूद हैं और डॉक्टर्स और डीपीओ सरगोदा ये बता रहे हैं कि उन जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। बच्ची मेरी मार कुट के लत्ता भी तोड़ियां, बावां भी तोड़ियां और मुंह भी सारा भरोया, पिंडा भी सारा भरोया जी बच्ची दा। इस्लामाबाद का ये बड़ा घर आसिम हफीज जो सिविल जज है उसका घर था। क्यों मारते थे, वजह क्या थी? मेरे से काम नहीं होता, फिर बाद में दर्द होती है, बहुत मारा। आसिम हफीज साहब की जो अहलिया है कहते हैं मुबैना तौर पर बैट लिया और बैट से मारा। वो किस तरह मारते थे वो बताओ। वल्लाह से डंडा से। सिविल जज हैं, उनका स्टेटमेंट भी सामने आ गया है। घर के बाहर गमला पड़ा हुआ था, उसमें कोई ये खाद शाद पड़ी थी, इसने वो मिट्टी खाई है, वो एक ढेला उठा के। जज साहब से सवाल करना चाहिए कि ऐसी बच्ची जो भी मैच्योर नहीं है, जिसको नहीं पता कि क्या चीज बुरी है और क्या चीज अच्छी है, आपने उसको काम पे रख लिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कहाँ है अर्ज़ो समा का खालिक कि चाहतों की रगे कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफक का चेहरा लहू में तर है, जमी जनाजा बनी हुई है। आज मेरे सामने दो तस्वीरें हैं, दो मंजरनामे हैं, दो कहानियां हैं। सबसे पहले पहली तस्वीर और पहली कहानी आपके सामने रखूंगा। वो तस्वीर है कि जो तस्वीर देखी नहीं जाती। वो तस्वीर 12 साल रिजवाना की है जिसका ताल्लुक सरगोदा से है और सरगोदा की 12 साल रिजवाना को एक एजेंट के थ्रू उसके वालिदैन ने इस्लामाबाद के एक बड़े घर में मजदूरी के लिए भेजा था। इस्लामाबाद का ये बड़ा घर आसिम हफीज जो सिविल जज है उसका घर था और आसिम हफीज के घर में इस बच्ची को कपड़े भी धोने थे, झाड़ू पोंछा भी करना था। वहाँ पर हो सकता है कि वो काम भी इस बच्ची से लिए जाते हों कि जो ये बच्ची करने की मुतामिल भी नहीं थी। यानी 12 साल रिजवाना को इसलिए भेजा गया कि वो अपने घर वहाँ से पैसे कमा के भेजेगी। यानी अपने घर का चूल्हा वो 12 साल बच्ची चलाएगी, किसी के घर का चूल्हा जला के, यानी किसी के बर्तन धो के, किसी के घर हंडिया पका के, किसी के घर झाड़ू पोंछा करके। 12 साल बच्ची को किस तरह से मेहनत मजदूरी के लिए भेजा जा सकता है, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं इस तरफ आता हूँ ज़रा इसके इस पहलू के ऊपर कि किस तरह डोमेस्टिक वर्कर्स बिल जो पार्लियामान से मंजूर किया जाता है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है, ख़ुद कानून के रखवाले उसकी धज्जियाँ बिखेरते हैं। इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले वो तस्वीर जो देखी नहीं जा रही है, ये 12 साल रिजवाना जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई है। ये तस्वीर जब मेरे सामने से गुजरी तो मैंने फौरी तौर पर इसको स्क्रॉल कर दिया। मुझसे नहीं देखी जा रही थी, उसकी आंखें खुल नहीं पा रही हैं। उसका चेहरा जख्मी है, उसके सर पर रिपोर्टेडली 14 निशानात मौजूद हैं, 14 जख्म मौजूद हैं और डॉक्टर्स और डीपीओ सरगोदा ये बता रहे हैं कि उन जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं, उन जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। अब ये बच्ची मौतो हयात की कशमकश में है और लाहौर के एक हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई है। ये खबर अब मीडिया की जीनत बनी हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस खबर को टेकअप किए हुए है और ये ड्रम बीटिंग कर रहा है, चीख चीख कर बता रहा है कि एक सिविल जज के घर में किस तरह इस बच्ची को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसकी माँ का बैंड डालते हुए जो शॉट है वो प्ले किया जा रहा है। बच्ची मेरी मार कुट के लत्ता भी तोड़ियां, बावां भी तोड़ियां और मुंह भी सारा भरोया, पिंडा भी सारा भरोया जी बच्ची दा। वो दस्ते सवाल दराज कर रही है, वो पूछ रही है कि मेरी बच्ची का कसूर क्या था, क्या ये कौम की बेटी नहीं है, क्या बड़े बड़े लोगों की बेटियां ही कौम की बेटियां हैं, क्या छोटे घरों में बसने वाली ख़वातीन बच्चियां वो कौम की बेटियां नहीं हैं, वो दुख्तराने मिली नहीं हैं, ये सवाल कर रही हैं। अब इसमें बहुत बड़ा रोल है डीपीओ सरगोदा का। बहुत अच्छा किया उन्होंने कि इस बड़े स्कैंडल को बेनकाब कर दिया, इस बड़े घर को बेनकाब कर दिया। जज साहब का नाम भी ले लिया, ये बता भी दिया कि ये बच्ची क्या बता रही है या उसकी वालदा क्या बता रही हैं, तो ये खबर मीडिया के अंदर आ गई। अदरवाइज़ तो इस खबर को मीडिया में आने से शायद रोक लिया जाता। उसके बाद मैं आज अखबारों में भी देख रहा हूँ ये खबर लगी हुई है, कल टीवी चैनल्स के ऊपर हमने अपने शो के अंदर भी
कल बल्कि शो का स्टार्ट ही हमने इस खबर से लिया। मेरा दिल जी चाहता था कि हम सियासत को बालाए ताक रखें, सियासत पर गुफ्तगू ना करें। सियासत तो रियल इशूज से भी सरफे नज़र करने का कह रही है कि आप हटा दीजिए, आप एक चश्मा लगा लीजिए काले रंग का जिसमें सिर्फ आपको सियासत ही दिखाई दे और जो एक कॉमनर के इशूज़ है वो दिखाई ही ना दे। अब इस बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि वो घर में उसने किसी जगह थक हार के ये कहा होगा कि मैंने काम नहीं करना है या मैं इस वक्त थकी हुई हूँ, अब बाजी आपकी मेहरबानी है कि आप थोड़ा सा मुझे मोहलत दें कि मैं रेस्ट कर लूँ, बस ये कहा होगा उसने। क्यों मारते थे, वजह क्या थी? मेरे से काम नहीं होता, फिर बाद में दर्द होती है, बहुत मारा। मतलब गुमान गालिब है कि ऐसी ही को बात हुई होगी जिस पर आसिम हफीज साहब की जो अहलिया है उन्होंने, कहते हैं मुबैना तौर पर, बैट लिया और बैट से मारा। तो किस तरह मारते थे वो बताओ? बल्ला से डंडों से डंडों से मारते थे? उस बैट से मारा। उस बच्ची का एक शोल्डर भी फ्रैक्चर्ड है, उस बच्ची के सर पे भी चोटें हैं, उस बच्ची के चेहरे पर भी, यानी 14 निशानात सर पे, एक जिस्म के ऊपर है, कुल मिलाकर 15 ज़ख्म मौजूद है और फिर अंदरूनी आज़ा भी शदीद मुतासर हुए हैं इस बच्ची के। अब ये बच्ची बचती है या नहीं बचती, अल्लाह ही हाफिज़ है और हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत अता फरमाए, इस बच्ची को ज़िंदगी अता फरमाए। लेकिन जो जज साहब हैं, जो सिविल जज हैं, उनका स्टेटमेंट भी सामने आ गया है और वो कहते हैं कि जी इस बच्ची ने गमले से ये मिट्टी निकाल कर खाती थी। घर के बाहर गमला पड़ा हुआ था, उसमें कोई ये खाद शाद पड़ी थी, इसने वो मिट्टी खाई है, वो एक ढेला उठा के, यानी गमले से मिट्टी निकाल कर खाती थी। इसको कई दफ़ा रोका गया लेकिन रोकने पर भी बाज ना आई और फिर इसके जो जिस्म के ऊपर कुछ ज़ख्म थे, निशानात मौजूद थे, दवा लेकर लगाई गई, लेकिन जब वो दवा लगती थी तो उसके बाद ये दोबारा इस ज़ख्मों को छील लेती थी। उस पर जब क्रीम लगाते थे उसके साथ ये खारिश पड़ी करती थी, उस वजह से भी ये थोड़ा सा इसका दाम खराब हुआ। अब इतनी छोटी बच्ची है, 12 साल की मासूम सी बच्ची है, जिस तरह की वो बात बता रहे हैं कि गमले से मिट्टी निकाल कर खाती थी, तो जज साहब से सवाल करना चाहिए कि ऐसी बच्ची जो भी मैच्योर नहीं है, जिसको नहीं पता कि क्या चीज़ बुरी है और क्या चीज़ अच्छी है, आपने उसको काम पे रख लिया, आप उसे घर के काम करा रहे हैं। मतलब वो काम जो किसी बड़े के करने वाले हैं, आपकी बेगम साहिबा के करने वाले हैं, आप उस 12 साल बच्ची से करा रहे हैं। और फिर ये अगर नहीं किया उसने तो इसका मतलब ये है कि आपकी बेगम साहिबा उस बच्ची के ऊपर इस तरह से टूट पड़ेगी कि बल्ले मारेंगी उनको। उसके सर के ऊपर जो है वो ज़ख्म इस तरह के मौजूद है जो बता रहे हैं कि बेईमाना तशद्दुद है। और जज साहब ये कहते हैं क्योंकि बच्ची सर पे स्कार्फ लेती है इसलिए सर पे मौजूद चोटों का तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो इस वजह से कि वो गमले से निकाल के मिट्टी खाती थी और उसकी मैंने दवा भी ले दी थी और उसके बाद मेरी बेगम ने कहा था काम कोई नहीं करती है तो इसलिए आप इसको घर छोड़ाएं। तो मेरी बेगम ने ड्राइवर के हमरा इस बच्ची को लिया और सरगोदा में इसके वालिदैन के हवाले करके वापस आ गई। उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। और फिर जज साहब कहते हैं मैं लाहौर जा रहा हूँ, मुझे पता चला है कि बच्ची लाहौर में मौजूद है। अब अच्छा ये हुआ है कि इस्लामाबाद पुलिस ने जज साहब के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है, FIR हो गई है, लेकिन FIR तब तक कारगर साबित नहीं होगी जब तक इस छोटे घर की इस छोटी बच्ची के साथ बड़े लोग मौजूद नहीं होंगे और बड़े लोग हमेशा की तरह बड़े लोगों को बचाएंगे नहीं, तब तक ये FIR कारगर साबित नहीं होगी। FIR कराने से क्या होता है। अब वो जो डोमेस्टिक वर्कर्स बिल है, आई स्टिल रिमेंबर दैट कि वो पंजाब असम्बली से पास हुआ था और पंजाब असम्बली से जब वो पास हुआ था तो पास कराने वालों ने बहुत शुरू होगा किया था और बहुत सेलिब्रेट किया था कि अब जो घर पे काम करने वाले हैं उनकी एज भी हमने आइडेंटिफाई कर दी है कि इस उम्र से कम का जो बच्चा है वो किसी के घर में मुलाजमत नहीं कर सकेगा। फिर जो राइट्स दिए गए थे वो किस तरह कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, उनके क्या हुकूक हैं, वो सब उसमें मैंशन थे। और फिर उसके अंदर इवन जो तनख्वाह है वो तक मेंशन थी कि इतनी तनख्वाह ये थ्रेशोल्ड है, इससे कम तनख्वाह जो है वो किसी को नहीं दी जाएगी। लेकिन वो उस पर कितना अमल दरामद हुआ, आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने एक शो किया था और वो लाहौर के एक मुतवस्सित इलाके से था और जब मैं उस घर में गया, उस बच्ची की वफ़ात हो गई थी, उस बच्ची को मार के एक गंदे नाले के अंदर फेंका गया था और जब उस बच्ची की लाश वहाँ से बरामद हुई थी तो वो लाश देखने के काबिल नहीं थी। फिर उस बच्ची की जहाँ तदफीन हुई उसके घर में कफन दफन के लिए पैसे नहीं थे। जिस घर में मुझे वो शो रिकॉर्ड करने के लिए जाना था, वो उस घर के मंजर आज भी जब मेरी आंखों के सामने आते हैं तो यकीन कीजिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रोज़ इतनी बारिश थी कि हमारी गाड़ी बमुश्किल ही वहाँ तक पहुँची थी और वो जो लोग अफसोस करने के लिए आए हुए थे, उस बच्ची के अहले खाना थे, उसके जानने वाले थे, वो एक ओपन सा एरिया था, एक छोटा सा एक कमरा था, बन रहा था शायद वहाँ पे, यूँ लग रहा है कि जैसे किसी का प्लॉट बन रहा था। तो उसके अंदर वो कुछ अरसे के लिए ठहरे हुए थे और बारिश का पानी उसके अंदर जमा था और उन्होंने नीचे जो है कारपेट बिछाया हुआ था, को पुराना कहीं से लेके, और वो कारपेट भी भीगा हुआ था और वो इसी तरह गीली ज़मीन के ऊपर वो लोग बैठे हुए थे और यकीन कीजिए कि वहाँ पर रोशनी के लिए बल्ब तक नहीं था।
और मुरझाए हुए चेहरे थे। मुझे आज भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने से गुजरता है और यही लोग हैं जिनको पिक कर लिया जाता है, घरों में मुलाजमत कराई जाती है और उनको इस तरह बेदर्दी से मारा जाता है कि इनके पीछे कोई नहीं होगा। खैर, अब इस स्टोरी के क्या कंक्लूजन निकलती है, जज साहब की बेगम के खिलाफ क्या होता है, बड़े बड़े लोगों की, हमने कर्नल की बीवियों के बारे में तो आपको एक व्लॉग के अंदर बताया था कि किस तरह एक जोम होता है कि मैं कर्नल की बीवी हूँ। मैं कर्नल की बीवी हूँ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, मेरे लिए इतना काफी है। पकड़ो उसको। मैं फलां एसपी की बीवी हूँ, मैं फलां डीएसपी की बीवी हूँ, तो कम से कम इनको तो नकेल डालनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी जो मुझे डिस्कस करनी है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की है, जिसके बारे में बहुत चर्चा सुना जा रहा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एक चीफ सिक्योरिटी अफसर को पकड़ा गया जिसका नाम मेजर एजाज शाह है और एजाज शाह के मोबाइल फ़ोन से बहुत सारी फौश वीडियोस बरामद हुई हैं, आइस उसके जेब से बरामद हुई है, इतने ग्राम आइस पकड़ ली है। और फिर वहाँ की जो मकामी पुलिस है वो कहती है कि हम तो मनशियात फरोशों के गिरद घेरा तंग किए हुए हैं और उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ये हुआ। सबसे पहले इसको एक जिनसी स्कैंडल बनाया गया और उसमें ये कहा गया कि 5500 वीडियोज़ हैं जो उस यूनिवर्सिटी की तालिबात की हैं। फौरी तौर पर वहाँ के एक मकामी व्लॉगर की तरफ से ये स्टोरी की गई और उसके बाद इतनी सनसनी फैलाई गई कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये खबर सामने आ गई बगैर ये जांचे हुए कि असल स्टोरी है क्या। अब वहाँ की जो पुलिस है उसको वो जिनसी स्कैंडल से वो एक मनशियात स्कैंडल का रूप दे रही है, रंग दे रही है और उसके अंदर बहुत सारे और टीचर्स के ऊपर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पुलिस कस्टडी के अंदर आप किसी से कोई भी बयान ले लें, कोई भी स्टेटमेंट ले लें, वो स्टेटमेंट देगा ज़ोर ज़बरदस्ती में। इससे पेशतर कि वो अदालत जज साहब के सामने जाके खुद पेश होकर वो स्टेटमेंट ना दे दे। अब बहुत सारी इसमें सवालात उठते हैं। 5500 ख़वातीन, 5500 वीडियोज़, इस तरह के बड़े बड़े नंबर्स देना, क्या वहाँ की तालिबात के ऊपर आप सवालिया निशान नहीं उठा रहे? वहाँ की स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल रहे? उनके सोशल जो स्टेटस है उसको ख़तरे में नहीं डाल रहे? ख़वातीन के ऊपर आप नुक्ताचीनी नहीं कर रहे? ये करने से पहले यकीनन सोचना चाहिए, बीइंग जर्नलिस्ट भी सोचना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं और इससे कौन डैमेज हो जाएगा। अब वहाँ की पुलिस भी रिवायती अंदाज में जो तफ्तीश कर रही थी वो भी अपने इस जो है वो मौक़िफ़ से पीछे हटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस बात में जो हमने फैलाई है और ख़वातीन से मुताल्लिक़ है इसमें कोई जान नहीं है और FIR बहुत ही कमज़ोर है। और इसमें दिखाई ये दे रहा है कि वहाँ के जो मकामी ताकतवर लोग हैं वो इस सारे केस के पीछे हैं और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर, वहाँ के टीचर्स, वहाँ की इंतज़ामिया, उनकी साख को मजरू करना, अटैक करना, डैमेज करना मकसूद है। वाइस चांसलर साहब का बताया गया है कि आज मंगल का रोज़ है और 4 साल उनका जो टिनोर है वो आज ही ख़त्म हो रहा है। और ये जो वाइस चांसलर अतर महबूब साहब हैं, इनके दौर में बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स भी वहाँ बने हैं। एकेडमिक जो एक्सीलेंस है उसको भी अचीव किया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने। स्टूडेंट्स की भी तादाद बहुत बढ़ गई है, लेकिन लगता यह है कि उस 4 साल दौर को दागदार कर दिया गया है इस स्कैंडल के ज़रिए से। अब इस स्कैंडल में छान पटक बहुत ज़रूरी है, छानबीन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब ने, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने एक कमेटी बना दी है। वो GIT तो नहीं है, एक कमेटी है जो इस सारे मामले को प्रोब करेगी और प्रोब करने के बाद बहुत सारे पहलुओं पर तफ्तीश की जानी चाहिए कि पुलिस ने जो FIR का इंदराज किया वो कितनी तगड़ी FIR थी। और उसके बाद ख़ास तौर पर जो मकामी व्लॉगर था उसने जब ये ख़बर दी और फिर जाके मुलजिम का जो वीडियो है वो भी रिकॉर्ड कर ली, तो मुलजिम तक एक्सेस किसने दी, पुलिस की कस्टडी के अंदर मुलजिम तक वो व्लॉगर कैसे पहुंचा और वो स्टेटमेंट कैसे लिया गया। तो बहुत सारे पहलुओं से बहुत तफ्तीश होनी चाहिए और उसके बाद ही हमें कोई ना कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जितनी तेज़ी से खबर फैल रही है और हर बंदा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की बात कर रहा है, वहाँ के सिक्योरिटी अफसर की बात कर रहा है, वहाँ के टीचर्स की बात कर रहा है, तो पेशतर इससे कि कोई तहकीकात ना हो जाए और तहकीक के अंदर ये साबित ना हो जाए कि ऐसा है, हमें कोई भी बहतान लगाने से गुरेज करना चाहिए। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।